प्रीवियस क्लास में हमने एल्कीन के बहुत से रिएक्शन पढ़े थे, जैसे ग्लाइकोलाइजेशन रिएक्शन जिसमें सिन ग्लाइकोलाइजेशन आया था, एंटी ग्लाइकोलाइजेशन आया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए ओजोनोलाइसिस रिएक्शन से शुरू करते हैं। तो आज का जो रिएक्शन है कौन सा? ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस का मतलब यह है कि एल्कीन का रिएक्शन किस चीज से यहां पर कराना है? ओजोन से। O3 ओजोन से रिएक्शन कराते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? ओजोनोलाइसिस। जब ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होता है तो इसमें दो पार्ट होता है, एक ओजोनाइड का फॉर्मेशन और दूसरा ओजोनाइड का ब्रेकिंग। दो पार्ट होंगे, एक ओजोनाइड का फॉर्मेशन और दूसरा क्या होगा? ओजोनाइड जो बना है उसका ब्रेकिंग। अब ओजोनाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो O3 से रिएक्शन कराने पर। ओजोनाइड का ब्रेकिंग कैसे होगा? तो उसके लिए हमें अलग रिएजेंट लेना होगा। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ओजोनोलाइसिस। अब ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे दो तरह के होंगे, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव। देखो, ओजोनोलाइसिस कहने का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो कंप्लीट अगर बात किया जाए तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है एल्कीन का। लेकिन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कैसे इसका नाम पड़ा ये भी हम लोग देखेंगे। अगर ऑक्सीजन क्या ज्यादा एडिशन हुआ, ज्यादा ऑक्सीडेशन हुआ, जैसे कोई कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस हुआ और वो अपने जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनने की तरफ चला गया, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। और नहीं, एल्डिहाइड कीटोन बन के रह गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। कैसे होगा चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना होगा इसमें रिएजेंट? O3। क्या लेना होगा? O3। तो O3 क्या करेगा? ओजोनोलाइसिस। अब इसके बाद हमें क्या लेना होगा ओजोनाइड को ब्रेक करने के लिए? जैसे ZnH2O लेते हो और CH3 लेते हो, डाइमिथाइल थायोईथर, या फिर Zn इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, C डबल बॉन्ड OH लेते हो। तो ये सब यहां से ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा और यहां से ओजोनाइड का ब्रेकिंग होगा। अब ये कैसे होता है चलो पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओजोनोलाइसिस में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की। हमने क्या किया कि कोई एक एल्कीन लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन O3 से कराते हो। किसी से? O3 से। तो एक कंपाउंड बनेगा ओजोनाइड। क्या बनेगा? ओजोनाइड। कैसे बनाना है? बीच के डबल बॉन्ड को खा जाओ, CH3CH, यहां पर CH2, और ये देखो एक मंदिर जैसा बना दिया, जो मंदिर का पिरामिड होता है ना, इस तरह से वैसे बना दिए। देखो ये इसने दो बॉन्ड यहां से ब्रेक किया, एक बॉन्ड को ऊपर ऑक्सीजन से ले जाके जोड़ दिया, एक बॉन्ड को नीचे लाया, यहां से ऑक्सीजन से ले जाके जोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड एज ओजोनाइड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओजोनाइड। और इस ओजोनाइड का अब क्या होगा? ओजोनाइड का क्या होगा? फर्दर ब्रेकिंग होगा। किसके प्रेजेंस में? जैसे ZnH2O लिया, तो ये क्या करेगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां डबल बॉन्ड हो, यहां पर डबल बॉन्ड हो, क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, प्लस इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ तो यहां डबल बॉन्ड हो गया। एक ऑक्सीजन जो बचा वो किसके साथ आ गया? Zn के साथ आ गया, तो साथ में ZnO बाई प्रोडक्ट मिल गया। दिस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। यहां से एल्कीन रिएक्शन किया है O3 से, तो क्या बना है? ओजोनाइड। और ये ओजोनाइड जो है ZnH2O से रिएक्शन करके इस ओजोनाइड का लाइसिस हो गया, बॉन्ड का ब्रेक होना हो गया, तो यहां से क्या बन गया? एल्डिहाइड।
तो यहां पर दो पार्ट है, पहले ओजोनाइड का बनाना और दूसरा इनमें से कोई भी एक ले लेंगे तो ओजोनाइड ब्रेक होके और क्या बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। क्या बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। अगर हमने ये लिया जेडेन तो जेडेनो बाई प्रोडक्ट मिला। अब देखो इसका मैकेनिज्म की अगर बात करें तो जरूरी नहीं है याद रखना। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो कैसे हुआ होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपने ओजोन लिया है, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। तो CH3 का प्लस आई लग रहा है, ये बॉन्ड इधर की तरफ आया, ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है ओजोन का। अगर और स्ट्रक्चर बनाना चाहो ओजोन का तो देखो क्या होता है, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां माइनस यहां पर प्लस चार्ज, ठीक है। या इसको अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, यहां डबल बॉन्ड है सर, यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज है। भाई ओ पे प्लस चार्ज तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां माइनस आएगा, माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रलाइज और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये भी एक स्ट्रक्चर होता है। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो ये प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो गया तो इसको यहां से मिटा दिया और स्ट्रक्चर क्या हमने बना दिया, ये। तो एक ये भी स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर माइनस आएगा, यहां पर प्लस आएगा, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड, क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2 ऑक्सीजन। सर ये तो इसके जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में यहां बॉन्ड नहीं था, यहां पर तो है। इसे हम लोग बोलते हैं मोनोओजोनाइड, मोनोओजोनाइड, मोनोओजोनाइड। और मोनोओजोनाइड जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है। तो मोनोओजोनाइड किस चीज में ब्रेक हो जाता है, ओजोनाइड में, इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्यों अनस्टेबल होता है, देखो लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन, तो ये ब्रेक होके इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर एक रीअरेंजमेंट होता है और ये क्या बन गया, ओजोनाइड। अब अगर आप ZnH2O लेते हो तो क्या बन जाएगा, यहां से ये ब्रेक हुआ, यहां से ये ब्रेक हुआ, तो C डबल बॉन्ड O यहां आया, C डबल बॉन्ड O यहां आया, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक की अगर बात किया जाए तो आपको करना क्या है, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, कुछ नहीं करना है। यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो और इसके साथ एक डबल बॉन्ड हो दे दो, इसके साथ एक डबल बॉन्ड हो दे दो, यही किए हो ना। CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड CH2 के साथ डबल बॉन्ड O आना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड CH2 के में C के साथ डबल बॉन्ड O आ गया। तो कुछ नहीं करना है, एल्कीन को बीच से ब्रेक कर देना है और जहां से ब्रेक किए हो दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दो, खत्म बात, यही करना है। तो पहले नोट करिए रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। पहले इसे नोट कर ले, उसके बाद इसके कुछ रिएक्शन देख लेंगे, फिर देखते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो नोट करो बेटा। हाँ बच्चों, तो हमने ओजोनोलाइसिस में क्या देखा, खास करके रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में, कि O3ZnH2O हो सकता है, O3ZN एसिटिक एसिड होता है, हो सकता है, O3 डाइमिथाइल थायोईथर हो सकता है, O3ZnH2O हो सकता है। करना क्या है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है, यहां से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। यहां की अगर बात करें CH3C, एक H यहां है, डबल बॉन्ड O प्लस एक ऑक्सीजन तो यहां दिए, एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा और बीच से बॉन्ड है कि गया, गया सर, टूट गया। क्या बनेगा यहां पर, CH3 यहां पर भी C डबल बॉन्ड OH, तो ये प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली आपको यहां से ब्रेक करके प्रोडक्ट बनाना है, यहां से प्रोडक्ट बनाना है। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहां पर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड,
ये मत समझना कि ऐसे ही एक डंडे ही दे दिया हो। तो यहां भी O3ZnH2 है, यहां भी O3ZnH2 है, इन सब में प्रोडक्ट बनाओ। तो पहले क्वेश्चन नोट करो और उसके बाद प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद मैं मैच कराता हूं। नोट करें बेटा। हाँ बेटा, तो आपने यहां पर रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाया होगा। चलो देखते हैं आपने क्या बनाया है और सही है कि गलत है। सबसे पहले इस सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो आपने क्या किया होगा, इसको यहां से ब्रेक किया होगा। सर एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, ये दो अलग अलग हो गया। यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो। प्रोडक्ट आपने क्या बनाया होगा? सर एक तो ये बन गया, प्लस दूसरा सर ये बचा। एक पार्ट तो देखो बीच से हमने काटा है, तो बीच से काटेंगे तो ये दो पार्ट जो मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। तो एक में यहां ऑक्सीजन आएगा, एक में यहां ऑक्सीजन, ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। सिमिलरली यहां की अगर बात करें तो यहां से इसे ब्रेक करो, क्या बना होगा ब्रेक करने के बाद? सर ऐसा कुछ आया होगा, इस पे एक ऑक्सीजन दो, एक ऑक्सीजन यहां पर। सिमिलरली इस रिएक्शन में क्या होगा? सर यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा। तो चार मॉलिक्यूल तो ये अलग निकल गए। ये कार्बन था ना, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, तो चार मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट मिलेंगे एक कार्बन का मिलेगा। यहां ये और प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो क्या मिलेगा? तो वो जैसे है वैसे रखो। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसे समझाने जा रहा हूं। देखो तुमने क्या किया, यहां से ब्रेक किया, ये इस तरह से टूटा होगा, ये ब्रेक किया तो इस तरह से टूटा होगा, ये ब्रेक किया तो इस तरह से टूटा होगा, ये ब्रेक किया तो इस तरह से टूटा होगा। तो भाई इसको भी डबल बॉन्ड हो यहां दोगे ना, ये क्या है? कार्बन ही है ना, यहां पर कार्बन है और इस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच है। तो एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन और उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, ऐसे कितने कंपाउंड बनेंगे? एक दो तीन चार, चार कंपाउंड मैंने अलग से बना लिया। तो ये चारों कंपाउंड अलग से मैंने बना लिया। अब इसको क्या दोगे? सर ये इधर आया तो इसके पास भी डबल बॉन्ड हो, इसके पास भी डबल बॉन्ड हो, तो ये बनेगा। जैसे यहां पर प्रोडक्ट बनाना है तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दो, क्या बना होगा? यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन। आप चाहो तो इसे ओपन भी कर सकते हो। सर ये रिंग तो ब्रेक हो गया ना, कितने कार्बन? 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहां आया? 1 2 पे, 3 4 5 6 7, तो 2 पे और 7 पे डबल बॉन्ड हो। तो ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों क्या है? सेम है। एक चीज बेटा आप देख रहे होंगे कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, अल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा अगर हम ये बोले कि हमें नहीं पता कि ये कंपाउंड क्या दिया गया है, लेकिन एक कंपाउंड है जिसका ओजोनलाइसिस कराने पर ये बन रहा है, तो कंपाउंड क्या होगा? तो हमने क्या किया था, ये कंपाउंड अगर दिया था तो इसको बीच से ब्रेक करके दोनों में ऑक्सीजन जोड़ दिया था। अब प्रोडक्ट दिया है तो रिएक्शन कैसे बताएंगे? इस दोनों को जोड़ेंगे, ऑक्सीजन हटा देंगे, तो ये नहीं बन जाएगा क्या? मतलब ये रिएक्शन को यूज किया जाता है डबल बॉन्ड के पोजीशन के को डिटरमाइन करने के लिए। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। तो पहले तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे। क्या हुआ? फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, एल्कीन दिया गया है, O3ZnH2 दिया गया है, या O3 डाइमिथाइल थायोईथर दिया गया है, या जेडन एसिटिक एसिड दिया गया है। बीच से बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन जोड़ दो, खत्म बात। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो हमने क्या बताया कि जो ओजोनलाइसिस रिएक्शन है इसका यूज किया जाता है प्रेडिक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड, प्रेडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। पहले क्वेश्चन करते हैं
तो फिर हम लोग को और अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि ए कंपाउंड एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन after reaction with after ozonolysis gives cyclopentanone and acetone as a product, then write down the structure of that unsaturated compound. क्वेश्चन क्या है कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और उसका ओजोनलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, साइक्लोपेंटेनोन। एक कंपाउंड तो ये मिल रहा है और दूसरा कंपाउंड क्या मिल रहा है हमें, एसीटोन। तो वो कौन सा कंपाउंड है जिसका ओजोनलाइसिस के बाद ये मिल रहा है? मतलब यहां पर हमें रिएक्टेंट बताना है। एक रिएक्टेंट है और उसका हमने क्या कर दिया, ओजोनलाइसिस, O3Zn H2। तो क्या मिल गया हमें, साइक्लोपेंटेनोन। तो साइक्लोपेंटेन, इस पे डबल बॉन्ड O प्लस एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, 3 कार्बन का कीटोन। तो पूछा गया है कि ये कंपाउंड क्या होगा, कौन सा कंपाउंड, ये रिएक्टेंट क्या है, ये हमसे पूछा गया है कि ये क्या है। तो हमने देखा था कि एल्कीन है और उसका रिएक्शन कराते हैं, ओजोनलाइसिस कराते हैं, O3Zn के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, बीच से बॉन्ड ब्रेक होता है, डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O इधर। तो यहां पर प्रोडक्ट दिया गया है तो रिएक्टेंट हमें बताना है, तो क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे, ऑक्सीजन हटा लेंगे। तो इन दोनों को पास लाओ, ऑक्सीजन हटा दो और इन दोनों को जोड़ दो, वही रिएक्टेंट होगा। क्या रिएक्टेंट आ गया बेटा, सर ये साइक्लोपेंटेनोन था और ये था एसीटोन, डबल बॉन्ड, यहां से ऑक्सीजन हटाया, यहां से ऑक्सीजन हटाया, इन दोनों को जोड़ दिया, ये रिएक्टेंट था। ये क्या था, रिएक्टेंट। इसी रिएक्टेंट का ओजोनलाइसिस कराएंगे तो ये मिलेगा। चाहो तो करा के देख सकते हो भाई, इसका ओजोनलाइसिस कराएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक यहां से होगा, यहां पर डबल बॉन्ड हो साइक्लोपेंटेनोन, यहां पर डबल बॉन्ड हो एसीटोन। मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है गिवन कंपाउंड में, ये फाइंड आउट करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो चाहे तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर prediction of position of multiple bond in the given reactant। ये रिएक्टेंट क्या है या डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, ये अगर हमें बताना है तो इस रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है। कोई कंपाउंड है, उसका अगर हमने ओजोनलाइसिस कराया, साइक्लोपेंटेनोन और एसीटोन मिला, इसका मतलब ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये दिया गया। तो आप इसे नोट करें, नोट करने के बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस क्या होता है।
तो सबसे पहले तो नॉर्मल एक ओजोनोलाइसिस हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो कि ये कंपाउंड था और इसका O3 से रिएक्शन कराया, कौन सा ओजोनोलाइसिस है? आप बोलोगे सर जेडन लिया गया है तो रिडक्टिव है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक करो सर, तो बॉन्ड ब्रेक कर दिया, डबल बॉन्ड O, प्लस यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो डबल बॉन्ड O। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहां पर H, यहां CH3, 1 2 3 4 बॉन्ड बना हुआ है, यहां पर CH3 और यहां भी CH3। ये तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो गया। क्या है ये? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये रिडक्टिव था। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हुआ तो यहां पर रिएजेंट जो रहेगा O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ना तो जेडन रहेगा, ना तो डाइमिथाइल थायोईथर रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। अब यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? थोड़ा सा सुनने की बात है, अच्छी तरह से सुनिएगा बेटा। सर जो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है वही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है। जो रिडक्टिव होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में एक डिफरेंस क्या होता है कि जो ऑक्सीडाइजेबल एच है प्रोडक्ट साइड में, एक नया वर्ड आ रहा है ऑक्सीडाइजेबल एच, वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से सुनना, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या डिफरेंस है? Oxidative ozonolysis is just like reductive ozonolysis, but in product side, in oxidative ozonolysis, oxidizable H is converted into OH. अब बात आती है कि ऑक्सीडाइजेबल H क्या होता है सर? ऐसा हाइड्रोजन जो किसी ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो, ऐसा हाइड्रोजन जो किसी ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जो कार्बन पहले से किसी ऑक्सीजन से अटैच्ड हो। नहीं समझ में है? अगर किसी कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है और उसी कार्बन से हाइड्रोजन भी अटैच्ड है तो उसे ऑक्सीडाइजेबल एच बोलेंगे। इफ ए कार्बन इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एंड द सेम कार्बन इज अटैच्ड विथ हाइड्रोजन, देन दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजेबल एच। तो इसमें ऑक्सीडाइजेबल एच कौन सा है? सर जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है उस कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं, तो यहां पर कोई ऑक्सीडाइजेबल एच नहीं है, ये ऑक्सीडाइजेबल एच है क्योंकि जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है उसी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। ये ऑक्सीडाइजेबल एच है क्या? नहीं सर, इस कार्बन से कोई ऑक्सीजन ही नहीं अटैच है। जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है उसी से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइजेबल एच बोलेंगे। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में होता क्या है? ये क्या है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडाइजेबल एच है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो वैसे ही प्रोडक्ट यहां भी बनाएंगे। यहां कोई ऑक्सीडाइजेबल एच है क्या? नहीं, तो सेम प्रोडक्ट ये बनेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड O CH3। यहां ऑक्सीडाइजेबल एच है क्या? आप बोलोगे हाँ, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? OH। तो ये एसिटिक एसिड बनेगा। बस इतना सा डिफरेंस है। ऑक्सीडाइजेबल एच जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराएंगे। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करा दो और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीडाइजेबल एच को OH में कन्वर्ट कर दो, यही होगा प्रोडक्ट बस। तो पहले लिखते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिएजेंट क्या लेना है इसमें? O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, जेडन नहीं रहेगा, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ये रहेगा रिएजेंट। अब इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? इन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस in oxidative ozonolysis, product is just like reductive ozonolysis.
but oxidizable H is converted into OH। एक ये पॉइंट हुआ। अब बात आती है कि सर ऑक्सीडाइजेबल H क्या होता है, तो वो भी लिखते हैं। इफ ए कार्बन इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एंड सेम कार्बन, ये जीरो नहीं ऑक्सीजन है, एंड द सेम कार्बन इज अटैच्ड विथ हाइड्रोजन, then that hydrogen is called as ऑक्सीडाइजेबल H। तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजेबल H। तो क्या करना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में जैसे रिडक्टिव से आप प्रोडक्ट बनाते हो बना लो, और अगर ऑक्सीडाइजेबल H है तो उन सभी ऑक्सीडाइजेबल H को OH में कन्वर्ट कर दो। इधर भी अगर H रहता तो इधर भी OH आ जाता। जैसे पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं और उसमें और अच्छी तरह से हमें पता चलेगा कि किस तरह से ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसे नोट करें। जैसे बेटा यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं और उसका आपको प्रोडक्ट बनाना है। ये कंपाउंड है, यहां डबल बॉन्ड है O3 एंड ZnH2O, और यहां पर है O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। दिस इज रिडक्टिव ओजोनलाइसिस एंड दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। फिर मैं यहां पर रिएक्टेंट दे रहा हूं O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पर ZnH2O लिए, और यहां पर हम लोग लिए H2O। आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके और ये प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद मैं बताता हूं। हाँ बच्चों, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपने क्या किया होगा, यहां से इसे ब्रेक किया होगा, तो क्या बना होगा सर, ये इस तरह से आया होगा, यहां डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये इस तरह से आया होगा। रिडक्टिव है कि ऑक्सीडेटिव है सर, Zn है, रिडक्टिव है, तो यहां पर O और यहां पर O3H2O। सर प्रोडक्ट तो वैसा ही बनेगा, यहां भी थोड़ा सा चेंज आएगा। पहले ये प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है उस कार्बन पे देखो कोई हाइड्रोजन है क्या, आप बोलोगे कि नहीं। जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है क्या, हाँ सर। कैसे, 1 2 3 बॉन्ड है, तो सर यहां पर एक H होगा। और चूंकि ये ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस है, इसलिए ऑक्सीडाइजेबल H ये क्या बन जाएगा, OH। क्या बन जाएगा, OH। ऑक्सीडाइजेबल H क्या बन जाएगा, OH।
तो ये दोनों देखो प्रोडक्ट में डिफरेंस है, यहां पर तो डिफरेंस नहीं लेकिन यहां डिफरेंस आ गया। सिमिलरली ये रिएक्शन अगर हम कराएं, बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या आएगा यहां पर डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH2 है ना बेटा, तो ये क्या आ जाएगा कार्बन 2 हाइड्रोजन, और यहां डबल बॉन्ड O, बीच में चाहो तो प्लस का साइन दे दो। अब बात आती है कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीडेटिव बोसोन लाइसिस में। भाई यहां पर तो ये क्या है CH3 है, यहां पर भी CH3 है, यहां CH3 है, और यहां पर एक H था, यहां CH3 है, यहां CH3 है, यहां पर C के साथ 2 हाइड्रोजन है। तो सिमिलरली प्रोडक्ट में भी क्या था, यहां CH3 था, CH3 CH3, यहां पर CH2 था, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ऑक्सीडेटिव बोसोन लाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, इसमें जो भी ऑक्सीडाइजेबल H है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होता है ऑक्सीडाइजेबल H, जिस कार्बन, कोई कार्बन ऐसा है जिससे ऑक्सीजन अटैच है और उसी कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजेबल H। तो इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच है क्या, नहीं, तो कोई ऑक्सीडाइजेबल H है क्या, नहीं, तो ये प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, यहां की बात कर लो, C डबल बॉन्ड O, जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है उसी कार्बन से हाइड्रोजन दो अटैच है, तो ये दोनों ऑक्सीडाइजेबल H किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा OH में। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा O, यहां भी OH आ गया सर, यहां भी OH आ गया। याद रखना एक कार्बन पर 2 OH, स्टेबल या अनस्टेबल, आप बोलोगे कि अनस्टेबल, सर ये आपने कब पढ़ाया था, याद करो मैंने जब GOC का लास्ट लेक्चर लिया था तो उसमें पढ़ाया था सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स CO2 आफ्टर रिएक्शन विथ NaHCO3, याद आ रहा है ना। तो जो कंपाउंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक थे वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते थे, याद आ रहा है कि नहीं। तो वहां पर मैंने बताया था एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होता है और क्या निकल जाता है, वाटर, पानी निकल जाता है, तो यहां से H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा यहां डबल बॉन्ड, H2O तो बाहर निकल गया तो यहां डबल बॉन्ड हो, मतलब क्या बन जाएगा CO2, क्या बन जाएगा CO2, ये उसी समय CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा एसीटोन प्लस CO2 प्लस H2O, क्योंकि जो ये H2CO3 बना है कार्बोनिक एसिड, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH है, तो यहां H2O का रिमूवल होगा और CO2 प्लस H2O बन जाएगा। तो यहां पर देखो ये टर्मिनल एल्कीन है कि नॉन टर्मिनल है, आप बोलोगे नॉन टर्मिनल है, CO2 गैस मिला है क्या, नहीं मिला है। ये टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सर ये कार्बन टर्मिनल पे है डबल बॉन्डेड, तो ये टर्मिनल एल्कीन हुआ। CO2 गैस मिला क्या, हाँ सर मिला, किसमें ऑक्सीडेटिव बोसोन लाइसिस में, किसमें मिला ऑक्सीडेटिव बोसोन लाइसिस में। तो अपन क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल एल्कीन ऑन ऑक्सीडेटिव बोसोन लाइसिस गिव्स CO2 गैस, टर्मिनल एल्कीन ऑन ऑक्सीडेटिव बोसोन लाइसिस गिव्स CO2 गैस। टर्मिनल एल्कीन जो होते हैं वो ऑक्सीडेटिव बोसोन लाइसिस के बाद कौन सा गैस देते हैं, CO2 गैस। तो यहां पर हम लोग इसे नोट कर सकते हैं कि टर्मिनल एल्कीन्स आफ्टर ऑक्सीडेटिव बोसोन लाइसिस गिव्स CO2 गैस। और बेटा ये जो रिएक्शन, ये जो पॉइंट आपने लिखा, ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्कीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए है। जैसे मान लो कि एक जगह एक डब्बे में ये एल्कीन रखा हुआ है, एक डब्बे में ये एल्कीन रखा हुआ है, नहीं पता है कि कौन से डब्बे में ये है किस डब्बे में ये है, क्योंकि एल्कीन रखा हुआ है तो स्ट्रक्चर तो रहेगा नहीं उसमें।
पूछा गया कि कौन इसमें से टर्मिनल है, कौन सा नॉन टर्मिनल है, तो हम क्या लेंगे, O3 और H2O डालेंगे, जिसमें CO2 गैस का बबल मिलेगा, वो क्या था, टर्मिनल एल्कीन था। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया है कि टर्मिनल एल्कीन आफ्टर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस गिव्स CO2 गैस, जबकि नॉन टर्मिनल एल्कीन देता है क्या, नहीं देता है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में बेसिकली आपको करना क्या है, जो भी यहां पर ऑक्सीडाइजेबल एच है प्रोडक्ट साइड में, उसे OH में कन्वर्ट कर देना है। उसे किस चीज में कन्वर्ट कर देना है, OH में कन्वर्ट कर देना है। ये एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है और इसका O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O रिएक्शन कराना है। पूछा जाए कि क्या बनेगा, तो भाई ये टर्मिनल एल्कीन है, यहां से इसे ब्रेक कर दो। एक तो सर प्रोडक्ट ये बन जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा सर C डबल बॉन्ड O, यहां H, चूंकि ऑक्सीडेटिव है तो ये ऑक्सीडाइजेबल H किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, तो H2O यहां से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O। तो आप इसे नोट कर लें। नोट करने के बाद और आगे रिएक्शन हम लोग देखते हैं। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ hot and concentrated KMnO4। आप बोलोगे कि सर KMnO4 तो इससे पहले आया था रिएक्शन में, याद करो तो वो था कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4। ये है हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 या एसिडिक KMnO4 भी इसको बोला जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका रिएक्शन जो होता है जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ये रिएक्शन कैसा होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के जैसा होता है। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4, ये रिएक्शन कैसा है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के जैसा ये रिएक्शन है। अब चलिए आगे लिखते हैं, इस रिएक्शन को देखते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे मान लो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है, इसका रिएक्शन कराया गया O3 इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2O। फिर रिएक्शन कराया गया O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। इसका रिएक्शन कराया गया कंसंट्रेटेड KMnO4 से, कैसा है, एसिडिक है, और इसका रिएक्शन कराया गया 1% कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4। इस रिएजेंट का मैंने एक नाम बताया था, बेयर्स रिएजेंट। पूछा गया चारों में प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए भाई हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। ये बॉन्ड यहां से गया, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से कोई भी ऑक्सीडाइजेबल है, इसको OH में नहीं कन्वर्ट करना है। क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O। और अच्छी तरह से लिखना चाहते हो तो अल्डिहाइड बना है सर, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर H प्लस O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। सर सेम प्रोडक्ट ऑक्सीडाइजेबल H को OH में कन्वर्ट कर लो। देखो ये ऑक्सीडाइजेबल H है क्या सर, देखो ना, जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है उसी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, दिस इज ऑक्सीडाइजेबल H। तो इस H को ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में OH में कन्वर्ट कर लो।
hot and concentrated KMnO4. Hot and concentrated KMnO4, this reaction is just like oxidative ozonolysis. तो ये प्रोडक्ट और यहाँ का प्रोडक्ट सेम होगा. CH3C यहां पर OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड O प्लस एसिटिक एसिड का एक और मॉलिक्यूल है. 1% कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट है, तो सीन ग्लाइकोलाइजेशन होगा. CH3CH CH यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर सिस ट्रांसल्किन नहीं दिया गया है तो इस चीज को कंसीडर नहीं करते हुए प्रोडक्ट बनाएंगे. अगर सिस होता, सिस पे सिन एडिशन, दोनों OH सेम साइड मीजो कंपाउंड. अगर ट्रांस होता, ट्रांस पे सिन एडिशन, तो रेसिमिक मिक्सचर, दोनों OH अपोजिट साइड. तो आप इसे नोट कर लें. इस रिएक्शन का मतलब वही है जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का है. ये रिएक्शन भी टर्मिनल एल्कीन पर कराने पर हमें क्या मिलेगा? CO2 गैस मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में भी यही होता था. तो पहले आप इसे नोट कर ले कि दिस रिएक्शन इज जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, और उसके बाद ये नोट करिए बेटा. अच्छा, ये रिएक्शन एक चीज और मैं बताऊं, थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 अलग रिएक्शन, कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4 अलग रिएक्शन. नोट करें. नेक्स्ट रिएक्शन है मस्टर्ड गैस फॉर्मेशन. मस्टर्ड गैस क्या होता है देखते हैं. जब इथाइलिन का रिएक्शन CH2CH2, इसका रिएक्शन कराते हो H2Cl2 से, तो मस्टर्ड गैस बनता है. मस्टर्ड गैस क्या होता है? देखो, दो सल्फर है ना, एक सल्फर डिपोजिट हो जाएगा, बनेगा क्या? एक सल्फर लाओ, इस सल्फर से दो एल्कीन मॉलिक्यूल जोड़ दो. यहां पर H2, ये पाई बॉन्ड दो, इसको तोड़ो. यहां भी CH2, ये पाई बॉन्ड तोड़ो. यहां भी CH2, यहां भी CH2. एक वैलेंसी फ्री है, दोनों Cl को यहां पर ला रख दो. दिस इज कॉल्ड एज मस्टर्ड गैस. ये क्या है? मस्टर्ड गैस है, प्लस सल्फर डिपोजिट हो. इथाइलिन व्हेन रिएक्ट्स विथ H2Cl2, मस्टर्ड गैस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1,2 पे क्लोरो, 1,2 पे क्लोरो. तो क्या लिखेंगे? 2,2 डाई क्लोरो. वो 2,2 डाई क्लोरो, और ये क्या है? डाई इथाइल थायोईथर. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मस्टर्ड गैस. तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? मस्टर्ड गैस का. एक रिएक्शन होगा हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन. इसी को ऑक्सो प्रोसेस भी बोलते हैं. कोई एल्कीन लिया, और इसका रिएक्शन करा दिया CO से इन द प्रेजेंस ऑफ H2. CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कोबाल्ट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट कर दिया. कितना? 150 डिग्री सेंटीग्रेड. तो क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक पे हाइड्रोजन और एक पे C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा. तो CH3 CH CH2, एक में यहां पर H और यहां पर C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड बन जाएगा. प्लस CH3 CH, यहां पर H और यहां पर C डबल बॉन्ड OH. जितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं वो दोनों बनेंगे. दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन या ऑक्सो प्रोसेस. जो नेक्स्ट रिएक्शन है वेकर्स प्रोसेस. वेकर्स प्रोसेस में क्या होता है? वेकर्स प्रोसेस में
आप जो रिएजेंट लेते हैं वो रिएजेंट क्या लेते हैं? आप H2O2 लेते हो, PDCl2 लेते हो एंड CuCl2 लेते हो। ये इसका रिएजेंट है। और क्या बन जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया और इस पे H2A2, PDCl2 एंड CuCl2 से रिएक्शन कराया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। अगर इसमें एक कार्बन और ज्यादा लेके और रिएक्शन कराया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएजेंट हमने यही रखा। सर अब तो यहां भी डबल बॉन्ड हो आ सकता है, यहां भी डबल बॉन्ड हो आ सकता है। यहां पर जैसे दो पॉसिबल प्रोडक्ट बने थे, यहां पर क्या हुआ है? CO लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन ज्यादा मिलके और अल्डिहाइड बना है। यहां पर क्या है? कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल बनेगा। तो यहां से भी डबल बॉन्ड हो आ सकता है, यहां से भी डबल बॉन्ड हो आ सकता है। अगर यहां डबल बॉन्ड हो आया तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OCH3। और यहां डबल बॉन्ड O आया तो क्या बनेगा? CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH। दोनों प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या है? माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। यहां पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। मैंने अगर कहीं लिख दिया अल्डिहाइड तो अल्डिहाइड नहीं, कीटोन ही बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अल्डिहाइड माइनर प्रोडक्ट बनेगा, बहुत नेग्लिजिबल बनेगा। कंसीडर कौन होगा? कीटोन। तो यहां पर ये कहीं अगर आपको अल्डिहाइड बताया गया है या कहीं आपने पढ़ाया तो वो करेक्शन है, समझ लेना। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। तो ये वाकर प्रोसेस है। इसमें करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अगर इथाइलिन को छोड़ दिया जाए, इथाइलिन में अल्डिहाइड ही बनेगा प्रोडक्ट, लेकिन इथाइलिन को छोड़कर बाकी जो भी एल्कीन्स है वो एज ए मेजर प्रोडक्ट कीटोन देंगे। वैकर्स प्रोसेस में इथाइलिन को छोड़कर बाकी और जो भी एल्कीन है वो कीटोन एज ए मेजर प्रोडक्ट देंगे। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो रिएक्शन है आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्कीन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एल्कीन से एल्कीन बनाने के प्रोसेस में। अगर कोई एल्कीन लिया और AlCl3 या Al2SO4 के होल साइज के साथ हमने हीट कर दिया 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इस एल्कीन के कोरस्पॉन्डिंग जितने आइसोमेरिक एल्कीन होंगे वो एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे। ये क्या है? ब्यूट1इन। तो यहां से क्या मिला है? ब्यूट2इन प्लस आइसोब्यूटाइलिन। अगर एल्कीन के यूज की बात करें तो प्लास्टिक के फॉर्मेशन में, जैसे आप पॉलीथीन जानते होंगे, कहीं बाजार जाते हैं तो एक पन्नी में आपको सामान मिल जाता है, दैट इज पॉलीथीन। इथीन का पॉलीमर है। अब इथीन का पॉलीमर है, प्लास्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कैसे होगा ये हम लोग एक पॉलीमर चैप्टर ही आएगा उसमें देखेंगे। पॉलीथीन, उसके बाद ऑक्सी इथाइलिन वेल्डिंग। ऑक्सी इथाइलिन वेल्डिंग में हम लोग एल्कीन का यूज करते हैं। जो वेल्डिंग है इथाइलिन, ऑक्सी इथाइलिन वेल्डिंग को हम कैसे समझाएं कि आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने कहीं वेल्डिंग देखा होगा, जैसे आयरन का, लोहे के रॉड को वेल्ड करते हैं, उसी तरह से अगर हम वेल्डिंग की बात करें, जो कि एक प्लास्टिक की वेल्डिंग की बात कर लें, या फिर आजकल आप ये बोल सकते हो कम्युनिकेशन के लिए अब देखते होंगे कि कॉपर वायर यूज नहीं होता है, उसके लिए अलग तरह का वायर आता है ट्रांसपेरेंट, तो उस तरह के वायर को यूज किया जाता है। तो उस तरह के दो वायर को जोड़ने के लिए फाइबर जिसे बोलते हैं, हम लोग ऑक्सी इथाइलिन वेल्डिंग का यूज करते हैं, तो उसमें भी एल्कीन का यूज किया जाता है। और जनरल एनेस्थेटिक के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, जिसमें इथाइलिन प्लस 10% ऑक्सीजन लेके, और अगर इसको स्मेल करेंगे तो ये एनेस्थीसिया जैसा काम करेगा और आप कुछ देर के लिए बेहोश हो सकते हैं, सेंसलेस हो सकते हैं। तो ये जो एल्कीन का यूज है इसको भी आप याद रखेंगे।
प्लास्टिक के फॉर्मेशन में इथाइलिन से पॉलीथीन बनता है। अब ये आगे हम लोग और बड़े पढ़ेंगे पॉलीमर चैप्टर में कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या हो सकता है। उसके बाद इन ऑक्सीथाइलिन वेल्डिंग एंड थर्ड इज एज जनरल एनेस्थेटिक। एक और आप यूज देखे थे मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस है क्या? वो एक पॉइजनस गैस है और ये पॉइजनस गैस का जब हमें यूज होता है तो इथाइलिन का रिएक्शन H2Cl2 से करा के वहां से पॉइजनस गैस जो मस्टर्ड गैस है वो भी हम लोग फॉर्म कराते हैं। तो ये है यूज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अल्काडाइन। अल्काडाइन के भी कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। कुछ जनरल चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा अच्छी तरह से। जैसे मान लो कि यहां पर एक रिएक्शन दिया गया, सुनना बेटा अच्छी तरह से। एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है और इसका रिएक्शन O3 से कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ Zn एंड H2O। पूछा गया क्या प्रोडक्ट बनेगा और यहां पर स्ट्रिक्टली लिखा गया है 1 इक्विवेलेंट O3 इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2O। दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा? या यहां पर लिखा हुआ है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2 और यहां पर लिखा गया है कि 1 इक्विवेलेंट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2। पूछा गया क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो जो यहां की अगर बात करें तो ये रिएक्शन तो हमारे लिए बहुत आसान है। क्या करना है भाई? इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहां O, यहां O, यहां O, यहां O, बस बन गया गद। ये इस तरह से डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा इसमें प्रोडक्ट ये बनेगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। एक ये प्रोडक्ट बन गया, एक ये प्रोडक्ट बन गया। यहां की बात करते हैं, 1 इक्विवेलेंट यूज किया गया है, मतलब इन दोनों डबल बॉन्ड में से एक ही डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। ये अच्छी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब कौन इन दो डबल बॉन्ड में से रिड्यूस नहीं, इन दो डबल बॉन्ड में से एक ही डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा। कौन करेगा? अब ये हमें देखना पड़ेगा किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। एल्कीन से पूछो भाई एल्कीन तू क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या बोलेगा कि मैं नॉन पोलर पाई बॉन्ड हो तो न्यूक्लियोफाइल है। कौन न्यूक्लियोफाइल ज्यादा रिएक्टिव होगा? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, मतलब जिसपे ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा। इस एल्कीन की बात की जाए तो 2 तरफ से प्लस आई, इस एल्कीन की बात किया जाए 3 तरफ से प्लस आई, तो इस पे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी है, मतलब ये एल्कीन मोर रिएक्टिव है, यहां पर कम रिएक्टिव है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी जानना जरूरी होगा। जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है या जो एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर रिएक्शन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये एज इट इज रहेगा। दिस इज द प्रोडक्ट। यही से केवल ब्रेक होगा, यहां से ये ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक इक्विवेलेंट यहां पर रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। तो इस तरह के भी बेटा क्वेश्चन अगर मिलेंगे, किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है और उस पर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वो एल्कीन जाके ब्रेक होगा, वो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जिसमें कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नहीं ब्रेक होगा। तो इसे भी आप याद रखेंगे, इसे भी समझ लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्काडाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा एल्कीन हुआ। एल्कीन चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अल्काडाइन इसके बाद स्टार्ट करेंगे, वो 1 या 2 लेक्चर चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।